तो स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी पे। बीपीएससी 69th को लेके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस टेस्ट सीरीज चला रहा है और उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पे परफेक्शन आईएएस का पहला टेस्ट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है उसको आज हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है इसका। और टोटल 15 टेस्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहे तो हमारे ऐप के थ्रू घर बैठे पूरा सेट मंगवा सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आइए बिना देर के पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका परफेक्शन आईएएस का प्रयास, नव प्रयास जो एनसीईआरटी आधारित टेस्ट सीरीज है वो है। ये पहला टेस्ट है और कुल 15 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप घर बैठे पूरे टेस्ट का हार्ड कॉपी इस तरीके से मंगवा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पूरा क्वेश्चन आपको मिलता है और इसमें साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। सभी सेट का भी हम लोगों ने रिव्यू किया है अपने चैनल पे, उसका भी लिंक नीचे हम लोगों ने डाल दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो कि पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। इन्होंने कोचिन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। या अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया। बाइलिंगुअल में भी देख सकते हो, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पोर्चुगीज। द हाईली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द पोर्चुगीज फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। दे ओपनड फैक्ट्रीज इन कोचिन, गोवा, दमन। दे यूज्ड पावर अलॉन्ग विद ट्रेड फ्रॉम द बिगिनिंग। और अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा इन 1508। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि सही कूट का चयन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सही कूट कौन सा है? केवल एक सही है, एक या दो सही है, 1 2 3 सही है, या 1 2 3 4 सही है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चौथा स्टेटमेंट, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पे कब्जा किया था, ना कि 1508 में। ठीक है, इस टाइप से आपका सेट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट करेंगे हम लोग ताकि ज्यादा देर ना लगे। जहांदार शाह ने शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खान के हाथों में था। इससे साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था जजियागढ़ को समाप्त करना, आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी देना, जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाना, या मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई, वह गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो ये आपसे स्टेटमेंट, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट दिखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। ठीक है, जय सिंह को दरअसल मालवा का सूबेदार बनाया गया था, ना कि जयपुर का सूबेदार बनाया गया था। और क्वेश्चन में भी वही पूछा जा रहा है कि इनमें साम्राज्य को बचाने के लिए उपयोग किए जिनमें शामिल नहीं था। तो जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाना इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर को मालवा का सूबेदार बनाया गया था और जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। तो यहां अगर मालवा रहता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है, ऐसे यहां पे स्टेटमेंट गलत है। जय सिंह को जयपुर नहीं मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, इधर इंग्लिश में भी है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांदार शाह द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ वेरी एबल एंड हार्ड वर्किंग वजीर जुल्फिकार खान। इट टुक सेवरल मेजर्स टू सेव द एम्पायर विच डिड नॉट इंक्लूड। ठीक है, ये किसने कहा था कि ये फल चेड़ी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। देखो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे इस पूरे सेट में हम लोग देखेंगे, आगामी जो भी सेट है उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें जो हम लोग अभी एनसीईआरटी का जीके जीएस फाउंडेशन चला रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, सेम उसी तरह पे पूरा क्वेश्चन डिजाइन एंड डेवलप्ड है। अभी जैसे रिसेंटली हम लोगों ने गवर्नर जनरल और वाइस राय पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था। ठीक है, कि किसके शासनकाल के दौरान भारत का क्या अचीवमेंट रहा था, है ना। तो इस तर्ज पे ही पूरा आपको क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि हमारा भी जो जीके जीएस फाउंडेशन है वो पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ हम लोग भी बीपीएससी पीटी 69th के लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। टेस्ट सीरीज ऐसा बनाओ कि 4 नहीं बल्कि 40,000 स्टूडेंट्स का पीटी क्वालिफाई हो। तो उसी तरह पे हम लोगों का भी पीटी टेस्ट सीरीज पूरा बनाया जा रहा है। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट रेडी है, एनसीईआरटी आधारित हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं बीपीएससी
69 पीटी का टेस्ट सीरीज। फिलहाल अभी हम लोग परफेक्शन का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो ये किसने कहा था कि ये फल चेड़ी एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा? हु सेड दैट अ चेड़ी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। ये करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प वाला जो नीति था किसी भी राज्य को या किसी भी शासन को हड़पने का, उसके संदर्भ में उन्होंने ये व्यक्तित्व दिया था कि एक दिन ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। और ये किसके संदर्भ में कहा था? तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। ठीक है, अवध की रियासत के बारे में कहा था 1851 में, और 5 साल के बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि किस संदर्भ में कहा था, तो अवध के संदर्भ में कहा था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। लॉर्ड डलहौजी की बात हो रही है तो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इससे जुड़े हुए, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है गवर्नर जनरल और वाइस राय वाला टॉपिक। तो लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन रेलवेज, ठीक है, भारतीय रेलवे और इंडियन पोस्ट, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल थे तो भारतीय रेलवे जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है अभी फिलहाल और इंडिया में बहुत लोगों के आवागमन का बहुत बड़ा स्रोत है, तो ये इंडियन रेलवे यानी कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के रहते हुए, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया पोस्ट, आप देख सकते हो कि इंडिया पोस्ट अभी लगभग हर पिन कोड्स पे, लगभग नहीं बिल्कुल सभी पिन कोड्स पे अपनी डिलीवरीज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही दिया गया था, इनके शासनकाल के दौरान, इनके दौरान दिया गया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट? ठीक है, तो विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ। यही स्टेटमेंट आपका गलत लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत शीघ्र यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा नदी तक फैल गया। सही है ये। कुंवर सिंह जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे। सही है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ था। यह आपका यहां पे ऐसे स्टेटमेंट गलत है। मेरठ से 36 मील दूर लिखा गया है, दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ था। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? द रेबेलियन स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 फ्रॉम दिल्ली 36 miles away from Meerut. Very soon this revolt spread from Punjab to Narmada River. Kunwar Singh was an unsatisfied zamindar of Jagdishpur. Allahabad was made the emergency headquarters to suppress the 1857 revolution. तो इसका करेक्ट आंसर तो ए हो जाएगा। ए गलत है क्योंकि विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ था, ना कि मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ था। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत है। ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है इसमें हमें सारे स्टेटमेंट को नहीं फोकस करना, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट पकड़ना है जो गलत होगा और उसी से हम लोग अपने पूरे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। जो हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था कि जिसपे हम लोग ने बात की थी कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने एग्जांपल लेके बनाया था कि जो इस टाइप के बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे डील करना होता है। तो एक स्टेटमेंट अगर आपके काम का मिल जाता है जिसको आप गलत या सही पकड़ लेते हो तो आप कंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट ड्यूरिंग द पोस्ट मुगल पीरियड? ठीक है, पोस्ट मुगल पीरियड यानी कि मेडिवल का भी क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा है। तो हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल इसका ऑप्शन है सदाउतुल्ला खां, निजाम उल मुल्क, जहांदार शाह और सुआजुद्दीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी, निजाम उल हक, निजाम उल मुल्क आसफ शाह, ये उसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, निजाम उल मुल्क इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क। और बंगाल के नवाबों में से किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर्दी खां। अलवर्दी खां, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दरअसल मराठाओं से तंग आकर ये किया गया था। ठीक है ना, मराठाओं का इतना ज्यादा सप्रेशन हो रहा था मुगल के ऊपर, मुगल को धकेला जा रहा था बाहर की ओर, तो इससे जो है मुगल बहुत ज्यादा
ये हो गए थे, परेशान हो गए थे। और यहाँ स्टेटमेंट में भी वही चीज लिखा गया कि अलवर्दी खां को मराठों के बार बार हमलों से तंग होना पड़ा और अंतोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को देना पड़ा। अलवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा, अगर पूछ दे एग्जाम में कि किसने किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी, तो अलवर्दी खां उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलवर्दी खां उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मराठों से तंग आकर उन्होंने उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उसने मराठों को दे दिया गया था। टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन करें। देखो यहाँ पे अंग्रेजों के हाथों 1758 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। इसमें आप देख सकते हो कि कितना सारा इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया। उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया, इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली, इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमने इसीलिए दोनों को साथ साथ रखा है कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपका पूरा क्लैरिटी, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको देख रहे होंगे तो अंग्रेजों के हाथों 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। यहाँ पे लिखा गया है 1798। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा कि एक स्टेटमेंट को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो हम लोग पूरे आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। असत्य कथन पूछा जा रहा है, ठीक है, एक ही कोई गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर था 1799 में मारा गया था, यहां दिया गया 1798, तो ये गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, यह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। इसने नए कैलेंडर को लागू करवाया था। इसने निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि, ये सभी पे पुस्तकें थी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? द रीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार वाज, क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना, या इनमें से कोई नहीं। द जमींदार्स हैविंग नो राइट्स ओवर द लैंड, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम टू मेक फिक्स्ड रेवेन्यू डिसीजंस ऑफ लैंड रेवेन्यू, या नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि बिहार में ये लागू करने का, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। इसमें क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा भी है स्थायी बंदोबस्त के बारे में, हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही पढ़ा स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था। तो भू राजस्व निश्चित राजस्व का निर्णय करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो भू राजस्व का निश्चित राजस्व तय करना, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध। 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, जमींदारों ने उनकी जमींदारी का छीना जाना। इसमें आपको कहा जा रहा है सही कूट का चयन करें, मतलब मुख्य कारण क्या था? एक हो सकता है, दो हो सकता है, या तीनों हो सकता है। द आउटस्टेड लैंडलॉर्ड्स एंड रिलीजियस लीडर्स प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द सन्यासी रेबेलियन इन बंगाल। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस रेबेलियन? ठीक है, तो यहाँ पे वही आपको दिख रहा है हिंदी में और इंग्लिश में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक और दो सही है, केवल एक और दो सही है। स्टेटमेंट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध और 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, यानी कि restrictions imposed on pilgrims traveling to pilgrimage site and severe famine in Bengal in 1770। बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह, इसका मुख्य कारण क्या था? तो तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध और 1770 में बंगाल में आया हुआ भयंकर अकाल। ठीक है, 9 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग 10
10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंक गणित से अधिक प्रतिभाशाली थे। ठीक है, ये किसी गवर्नर जनरल का स्टेटमेंट था। ये पूछा जा रहा है कि किसने दिया था? द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच इंग्लिश गवर्नर जनरल? जनरली द पीपल ऑफ इंडिया वे मोर ब्रिलियंट इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड अरिथमेटिक देन इन एनी कंट्री इन यूरोप। इसीलिए हमने अभी जो पिछला वीडियो था गवर्नर जनरल एंड वाइसराय का, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, जो जीके जीएस फाउंडेशन कोर्सेज, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ये सारे चीज़ों को, ये सारे टॉपिक्स को कवर किया गया और हम लोग टॉपिक वाइज जो है टॉपिक्स को ले रहे हैं, उस पर हम लोग वीडियोस कर रहे हैं पूरा कंप्लीट फाउंडेशन के लिए। तो इसका जिक्र भी वहीं पे आपको मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वार्डन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका होगा ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जिसने 1813 में भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा के बारे में कमेंट किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी प्रकार का कथन कुछ वर्ष पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी दिया था। ऑब्वियस सी बात है कि यूरोप के मुकाबले हमारे जो भारतीय हैं पढ़ने लिखने के लिए और अंक गणित में बहुत प्रतिभाशाली है, इसीलिए आउटसोर्सिंग, बराक ओबामा ने भी यही स्टेटमेंट दिया था और उन्हीं के दौरान जो है आउटसोर्सिंग का क्रेज बढ़ा था कि यहां से लोगों को ले जाया जा रहा था और वहां पे एक अच्छे मतलब कह सकते हैं अच्छा एम्प्लॉयमेंट और बेटर रेट पे, मतलब चीप रेट पे, जो इंडियंस जितना अमाउंट पे वहां पे काम करेंगे तो वहां के अमेरिकन नहीं करेंगे और बाहर के जो भी यूरोपियन कंट्री के लोग होंगे वो नहीं करेंगे, जितने कम दर में, जितने कम सैलरीज में इंडियन करेंगे। तो आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया था, बराक ओबामा का ही स्टेटमेंट था। ठीक है, बफेलो टू बैंगलोर। तो देखो यहाँ पे क्या निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने ही जो है दशा और दिशा, भारतीय एजुकेशन सिस्टम की दशा और दिशा पे ये व्यक्तित्व दिया था कि किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली है। उसका जिक्र हमने अपने वीडियो में भी कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था, देखो स्टेटमेंट कैसे दिया गया, उसके बाद नीचे उसका रीजन पूछा जा रहा है या उससे जुड़े इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ऑप्शन को डाला जा रहा है। फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी द पोर्चुगीज डोमिनेटेड साउथ इंडिया, दे रूल्ड द ओपन सीज, मतलब खुले समुद्र पे उन्होंने राज किया। द मोस्ट रीजन फॉर दिस वाज, पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए उन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। सन 1500 से 1600 के बीच पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था तथा राज्य आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। ठीक है, जो सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो होता था कि छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्या अब किसी पे ध्यान देना है ना। आंतरिक ही जब आपका सुरक्षा फेल है तो आप बाहर से क्या लड़ोगे, जब आपके घर के अंदर में ही दुश्मन बैठे हो, है ना। अन्य कोई यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी, पुर्तगाली एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का वर्चस्व बना रहा, जिसमें कई कारण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, तो कोई चैलेंज नहीं था पुर्तगालियों के लिए कोई चैलेंज नहीं था, तो पूरे समुद्र पे उनका एक छत्र राज चलता रहा। ठीक है, दक्षिण भारत में मुगल का नहीं था उस दौरान, तो पुर्तगालियों का राज चला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए। तो इसका तो आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है। पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है? तो बिहार का जो अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं, बिहार विशेष, जिसमें हम लोग बिहार मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डच जो है 1632 में
पटना में आए थे। ठीक है, पटना में पहला कारखाना उन्होंने खोला था सन 1632 में। डचों ने पटना में अपने कारखाने की स्थापना 1632 में की थी। ठीक है, और 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये वाला जो है यहाँ पे 1633 जो है ये गलत हो जाएगा। 1632 विल बी द करेक्ट आंसर। डचों ने पटना में अपने कारखाने 1632 में स्थापित किए थे, और जो अभी पटना कलेक्टेरिएट का इलाका है वही दरअसल डच का जो है कारखाना हुआ करता था, जो अभी पटना कलेक्टेरिएट का इलाका है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में, हमारे पिछले वीडियोस में। आप लोग चेकआउट तो करते नहीं हो, आप लोग वीडियोस तो देखते नहीं हो, क्वेश्चंस आना वहीं से है। ठीक है, जो कराया जा रहा है लगातार, जो सेशंस कराए जा रहे हैं रिपीटेड मोड पे कराए जा रहे हैं। अगर बिहार की बात हो, बिहार का तो इंटायर कोर्स फ्री चल रहा है हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई कॉस्ट कोई चार्ज नहीं है। स्टूडेंट साथी ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, और वहीं से आप बिहार का जो फ्री कोर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो डचों ने अपने कारखाने 1632 में स्थापित किए थे पटना में। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी थी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। ठीक है, यहां पे पढ़ लेते हैं। इन द ईयर 1687 द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एडवाइज्ड द विच गवर्नर टू एस्टैब्लिश अ सिविल एंड मिलिट्री पावर एंड मेक अ सिक्योर्ड एंड लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू सच दैट इंडिया में हैव अ लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड एवर लास्टिंग एम्पायर, सो दैट द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिटिश सिक्योर ब्रिटिश स्टेट कुड बी लेड। इसका किसने दिया था? बॉम्बे ने दिया था, या कलकत्ता ने दिया था, मद्रास ने दिया था, या सूरत ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। ठीक है, मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को यह सलाह दी थी, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। कहाँ के गवर्नर को सलाह दी गई थी? तो मद्रास के गवर्नर को यह सलाह दी गई थी। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? वर्तमान जो अभी कलकत्ता है उसकी नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर या 24 परगना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 24 परगना। 24 परगना जो है उस समय शामिल नहीं था। द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट कलकत्ता वाज लेड इन 1658 विच एरिया वाज नॉट इंक्लूडेड एट दैट टाइम। तो 24 परगना जो है वो उस दौरान उसमें इंक्लूडेड नहीं था। ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड का हो गया। ठीक है, मद्रास, बंबई और कलकत्ता को के अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बंबई की 70,000 हो चुकी थी। और 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूं, आप यहां पे देख भी पा रहे होगे, रीडेबल भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इज फॉल्स? गलत है। द एनुअल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड वाज 5 लाख पाउंड्स इन 1708, बट बाय 1740 इट हैड इंक्रीज्ड टू 17,95,000 पाउंड्स। द ब्रिटिश सेटलमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता became the centers of the developing cities. By the middle of the 18th century, the population of Madras had increased to 3 lakhs, Calcutta to 2 lakhs, Bombay to 70,000. In 1600 charter granted the company the monopoly, एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 10 वर्षों का के लिए दिया गया केप ऑफ गुड होप फॉर 10 years। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कथन जो है ये असत्य है। डी जो है ये असत्य है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कि 1600 के चार्टर के केप ऑफ गुड होप कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार 15 वर्षों के लिए दिया गया था, जिसमें 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अन्य कथन सही है और जो कथन डी है वो गलत है। तो ये था आपका
क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे किया मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड, बेसिकली हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से पहले के क्वेश्चंस थे, और आपको मिडिवल के भी कुछ क्वेश्चंस दिखे होंगे। तो ये परफेक्शन का टेस्ट नंबर 1। इसी तरीके से अगर आप लोग वीडियो को प्यार देते हो, आपका कमेंट आता है, तो हम लोग आगामी जो भी टेस्ट है उसका भी डेमो क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे इन सारे क्वेश्चंस का डेमो हम लोगों ने प्रस्तुत किया, सेम इसी तरह पे बाकी का भी जो 150 क्वेश्चन, टोटल जो 150 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो सेम इसी तरह पे आपका सारा क्वेश्चन इसमें मिलता है, ठीक है, जो टेस्ट नंबर 1 हो। उसी तरीके से जब हम लोग टेस्ट नंबर 2 करेंगे तो उसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट डेमो क्वेश्चंस को करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको पूरा ये पैकेज बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये परफेक्शन का पहला टेस्ट जो कि रिलेटेड था मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री से, और इसमें आपको हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेमो क्वेश्चंस देखा किया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।